राष्ट्रपति अवार्ड मिलना और हमारे पेशे का जो सर्वोच्च सम्मान है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, उसका मिलना हर एक अध्यापक के लिए एक सपना होता है और वो सपना मेरा पूरा हुआ। सर, जितना मैंने रिसर्च किया है, प्रेसिडेंट अवार्ड शिक्षा के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है और ये अच्छा पढ़ाने वाले टीचर को नहीं मिलता। देखिए, आपने बात की कि अच्छा पढ़ाने वालों को नहीं दिया जाता है, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो अच्छा पढ़ाने के साथ साथ नवाचारी अध्यापक हैं उनको दिया जाता है। जी, ये टीचर के लिए भी एक चैलेंज है कि कुछ सवाल आपने बच्चों को दिया, आंसर उन्होंने चैट जीपीटी से निकाल के दिया। मैं खुद क्लासरूम में बच्चों को सिखाता हूँ कि अगर उन्हें कोई प्रश्न है तो उसका आप गूगल लेंस का यूज करते हुए किस तरह से आप उन प्रश्नों का उत्तर निकाल सकते हैं। तो आज के सिनेरियो में हम देखें तो हिमाचल प्रदेश का प्राथमिक शिक्षा का स्तर कहाँ मानते हैं आप? प्राथमिक शिक्षा का स्तर बेहतरीन है, पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। इस वर्ष की जो है असर की रिपोर्ट है और नैस का सर्वे है, उसके अंतर्गत जो है हिमाचल जो है 21वें स्थान से 5वें स्थान पर आया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की हम यहाँ पे बात करते हैं। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त यहाँ पे शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाएगी। ग्राउंड रियलिटी कितनी है पूरे भारतवर्ष में? इस एक्ट के आने के बाद क्या हुआ कि स्कूल बच्चों तक गया। जी, जहां पर हमें संभावना थी उस दूर दराज के एरिया में भी, उस गांव में भी, जहां बेशक 5 बच्चे थे पढ़ने वाले, 10 बच्चे थे, लेकिन अगर उनके लिए जो दूसरा स्कूल है वो दूर पड़ रहा था तो स्कूल वहां खोला गया। पूरे भारत की बात करें तो 95% से अधिक का जो नामांकन है वो आरटी एक्ट के अंडर हुआ है। टेक्नोलॉजी का होना बहुत अच्छी बात है। एआई की हम बात करें तो बड़े सारे सवालिया निशान भी है कि एआई क्या सही है आज के सिनेरियो में, क्योंकि जब एआई पे पूरा हम निर्भर हो जाते हैं तो हमारी जो माइंड प्रैक्टिस है वो कम हो जाती है। क्या मानते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, सही या गलत की बात है तो आपके यूज़ के ऊपर निर्भर करता है। हिमाचल अभी हाल ही में नंबर 1 साक्षर राज्य बना है और इसके पीछे कई शिक्षक हैं, कई उनकी कहानियां हैं जो अनटोल्ड हैं, हिडन हैं, उनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। और आज के इस पॉडकास्ट में जो शख्सियत हमारे साथ हैं, हाल ही में इन्हें राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है शिक्षा के क्षेत्र में और साथ के साथ जेवीटी अध्यापक हैं ये शशिपौल शर्मा जी। बड़ी सारी बातें आज इनके साथ होगी प्राथमिक शिक्षा को लेके, एआई को लेके। आइए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। सर नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अभी सर हाल ही में आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिला। ये सिर्फ आपके लिए गर्व की बात नहीं थी बल्कि पूरे हिमाचल के लिए गर्व की बात थी। जब राष्ट्रपति जी से आप मिले, वो सम्मान आपको मिल रहा था, पूरा हिमाचल गौरवान्वित हो रहा था। आपके लिए वो मोमेंट कैसा था? सर, राष्ट्रपति अवार्ड मिलना और हमारे पेशे का जो सर्वोच्च सम्मान है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, उसका मिलना हर एक अध्यापक के लिए एक सपना होता है और वो सपना मेरा पूरा हुआ तो डेफिनेटली बहुत गौरवान्वित करने वाले क्षण थे जी। और आगे भी रहेंगे। पूरा ताउम्र जो है वो याद किए जाएंगे और एक गौरव का भाव जो है वो आता रहेगा। तो उसके साथ ही मेरे जैसे अन्य अध्यापकों के लिए जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपना सर्वस्व और न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो उनके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है और डेफिनेटली आगे भी रहेगा। जी, मैंने अक्सर ये कहते हुए सुना है शिक्षकों को कि जब राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है तो असली लड़ाई उसके बाद शुरू होती है। क्या समझते हैं आप इस बात से? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, अवार्ड मिलने से पहले तक जो है संघर्ष व्यक्तिगत होता है जी। लेकिन अवार्ड मिलने के बाद स्कूल की, बच्चों की, अभिभावकों की, समाज की और हमारे विभाग की, नीति निर्माताओं की आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। जी जी। तो ये एक सामाजिक दायित्व बन जाता है कि आपको बेहतर परफॉर्म करना है और नवाचारों को आपको आगे लाना है और किस तरह से आप सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं, इसके ऊपर आपको काम करना है। सर, कहीं ना कहीं ये मेरी अपनी सोच हो सकती है कि अच्छे शिक्षक कम होते जा रहे हैं, लेकिन उससे भी कम शिक्षक हैं अच्छे इंसान बनाने वाले हमारे सोसाइटी में। देखिए, आज के समय में शिक्षकों की जिम्मेवारी बढ़ गई है पहले की अपेक्षा,
क्योंकि पहले छात्र के पास, एक बच्चे के पास शिक्षक ही जानकारी का अकेला माध्यम था। आज के समय में शिक्षक, बच्चे के पास माता पिता भी हैं, समाज भी है, मीडिया भी है और भी बहुत सारे साधन हैं जी। तो और अगर हम देखते हैं तो हमारे समाज में क्या अच्छे इंसान आपको कम लग रहा है, कम हो गए हैं जी? आप ऐसा फील कर रहे हैं? जी जी। नहीं, मुझे नहीं लगता। आज के समाज में जो है, जो छात्र हैं, व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी दुनिया के कंपैरिजन में अगर हम देखें, हमारा भारत जो है प्रगति कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि स्कूलों में अच्छी शिक्षा दी जा रही है और भारतीय शिक्षा को जो है वर्ल्ड लेवल पे भी काफी अच्छा मानते हैं। हमारे यहाँ के आईटी पेशेवर हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी फॉरेन कंट्रीज में बहुत अधिक डिमांड है। जी जी। तो वो डेफिनेटली वो अच्छे जो है वर्कर होने के साथ साथ अच्छे इंसान भी हैं, तभी है। और देखिए, अच्छे इंसान बनाना सिर्फ अध्यापक का ही कार्य नहीं रहा है। जी जी। ठीक है, स्कूल में हम 6 घंटे के लिए एक वातावरण का निर्माण करते हैं। क्या परिवार से भी बच्चे को वही वातावरण मिल रहा है? क्या समाज भी वही उसी तरह से कार्य कर रहा है कि स्कूल में तो हम बहुत अच्छी पिक्चर बच्चे के लिए बना रहे हैं, ठीक है, क्या बच्चा समाज में भी वही देख रहा है? अगर वहां पे कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है, स्कूल में हम बोलते हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, है ना, हमें नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन हम बाहर देखते हैं कि तो परिवार का कोई व्यक्ति, कोई समाज में व्यक्ति है, वो झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं या नशे का सेवन कर रहे हैं। तो वहां कहीं ना कहीं बच्चे के मन में एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होती है कि वहां कुछ और बताया जा रहा है, यहाँ कुछ और हो रहा है। तो ये हमारा सामूहिक दायित्व है अच्छे इंसान बनाना। अध्यापक उसमें अपना रोल निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। जी, क्योंकि सर आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा दौर है। हिमाचल प्रदेश में शुरू से ही पढ़ाई जो है चैलेंजिंग भरी रही है, खासकर पहाड़ी जो इलाके हैं। बरसात में दिक्कत होती है, सर्दियों में दिक्कत होती है। तो कई ऐसे ग्रामीण तबके के स्कूल हैं जहाँ पर टीचर्स की बहुत ज़्यादा दूर ड्यूटी लगती है जाके। एआई के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए हिमाचल शिक्षा प्रणाली को, ताकि सबके लिए सुविधा हो, बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी? देखिए, आईसीटी और एआई की जब आप बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है बच्चों की शिक्षा में, और खासकर जहां पे हमारे पास शिक्षक कम हैं, दूर दराज के स्कूल हैं, तो वहां पे इन चीजों का जो टेक्निकल इंटरवेंशंस है उनका महत्व बढ़ जाता है। आज आप देखते होंगे यूट्यूब है, बहुत सारे साधन हैं जहां आपका जो सिलेबस है उसके एक लेसन को पढ़ाने के लिए देश के बेहतरीन अध्यापक जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो हम उन साधनों का भी यूज कर सकते हैं। और एआई की जहां तक बात है तो मैं इस तरह से देखता हूं कि एआई, आज से पहले जब हमारा बचपन था तो हमारे मन में जो प्रश्न थे उनका आंसर देने के लिए कोई नहीं था। बहुत से प्रश्न ऐसे रह जाते थे जिनका कोई उत्तर ही हमें नहीं मिल पाता था। माता पिता से पूछते थे, उनको नहीं आता था, ठीक है, या अध्यापकों से पूछने का साहस नहीं हम कर पाते थे। तो एआई और इंटरनेट ने जो है बच्चों को वो तो दिया है कि उनके मन के अंदर जो प्रश्न है वो पूछ सकते हैं और उनका उन्हें आंसर मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारे एक अभिभावक के रूप में, अध्यापक के रूप में हमारा ये दायित्व बन जाता है कि हम बच्चों को जिज्ञासु बनाएं, उन्हें उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी को जो है डेवलप करें। और सीखने सिखाने के साधन आज के समय में बहुत अधिक हैं, उनका सही यूज कैसे करना है। आपने बताया कि आपका हमारा दौर ऐसा था कि हमारे पास एकदम जवाब नहीं मिलते थे। अब एआई है, एआई में कुछ भी आप डालिए, फट से आपको उसको 1000 तरह के जवाब मिल जाएंगे आपके प्रश्न के। आई नो अभी आप प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाते हैं, राइट? am I राइट? सो अभी तो बच्चों के इस तरह के नहीं रहते होंगे कि कोई सवाल आपने पूछा है बच्चों से, वो एआई से, चैट जीपीटी से लेकर आए होंगे जवाब। तो क्या ये टीचर के लिए भी एक चैलेंज है कि कुछ सवाल आपने बच्चों को दिया, आंसर उन्होंने चैट जीपीटी से निकाल के दिया? हो सकता है। मैं खुद क्लासरूम में बच्चों को सिखाता हूं कि अगर उन्हें कोई प्रश्न है तो उसका आप गूगल लेंस का यूज करते हुए किस तरह से आप उन प्रश्नों का उत्तर निकाल सकते हैं। तो डेफिनेटली प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चे एआई और गूगल लेंस और इस तरह की जेमिनाई सबके फोन में है, तो बच्चे यूज कर रहे हैं। और बच्चा हमारी जनरेशन से ज्यादा बेहतर लर्नर है उन चीजों के लिए, क्योंकि वो उस जनरेशन में पैदा हुआ है जी। तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि बच्चे ऐसे प्रश्न भी लाते हैं और जो उसकी कक्षा के प्रश्न उनसे पूछे गए हैं उनके आंसर भी वो एआई या जेमिनाई या इन साधनों से का यूज करते हुए लाते हैं। तो यहाँ पे हमें
एक तो हमें बच्चे को ये रखना है कि एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, ठीक है। और जहां तक एआई है, एआई क्या है, जो उसके पास उपलब्ध डाटा है उसको एक तरह से एनालाइज करके जो आपको उत्तर देता है, ठीक है। तो उत्तर हो सकता है कि अगर मैं हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूं तो आपको उत्तर तमिलनाडु के परिप्रेक्ष्य में मिल जाए, ठीक है, जो यहाँ के जो है परिवेश से मेल ना खाता हो। लेकिन वही हमें बच्चे को सिखाना है कि आपको जो है जानकारी इस तरह की भी मिल सकती है, तो आपको सही जानकारी किस तरह से चुननी है। सर, जितना मैंने रिसर्च किया है, प्रेसिडेंट अवार्ड शिक्षा के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है और ये अच्छा पढ़ाने वाले टीचर को नहीं मिलता। जिस टीचर की एक अच्छी सोच होती है, अलगपन जिस टीचर की पढ़ाई में होता है, पढ़ाई के काम में होता है, क्या अलगपन आपके टीचिंग में था, थोड़ा वो हमें बताएं। देखिए, आपने बात की कि अच्छा पढ़ाने वालों को नहीं दिया जाता है, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जो अच्छा पढ़ाने के साथ साथ नवाचारी अध्यापक हैं उनको दिया जाता है जी। तो मेरा जो रहा है अभी तक, तो आईसीटी इंटीग्रेशन पे मेरा बहुत फोकस रहा है, बीइंग एन आईटी स्टूडेंट। तो मुझे शुरू से ही ये मेरा प्रयास रहे हैं कि मैं किस तरह से बच्चों को आईसीटी उनकी लर्निंग में इंक्लूड कर पाऊँ, चाहे वो अपने इनिशियल फेज में अपने लैपटॉप या टैबलेट के माध्यम से, जी, ठीक है। तो और मैं आपको बात बताऊं तो पिछले 15 साल जो मेरी सर्विस रही है उसमें लगभग 6 साल मैंने एज सिंगल टीचर काम किया है कई सारे स्कूलों में। तो वहाँ चैलेंज बढ़ जाता है कि आप एक क्लास को तो आप एक टाइम पे एक ही को पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ानी तो 5 है और आज के समय में 8 है। तो वहाँ अगर हम इन साधनों को इंक्लूड ना कर पाए तो हमारी जो लर्निंग है वो नहीं हो सकती है। तो मैंने फोकस किया कि एक तो है कि हम पेपर पेन से लें, तो आप जैसे लोगों से सीखा कि गूगल फॉर्म का हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने जो है हर एक सब्जेक्ट का जो है गूगल फॉर्म के माध्यम से जो है टेस्ट बनाया, जिससे क्या होता था कि गूगल फॉर्म शेयर किया, अब मुझे भी रिपोर्ट मिल रही है, पेरेंट्स को भी रिपोर्ट मिल रही है जैसे ही वो टेस्ट को सबमिट करते हैं, ठीक है। तो हमने पिछले 6 सालों से हम बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं नवोदय की, जिसमें बहुत से बच्चों, लगभग 300 से अधिक जो है बच्चे हैं वो डिफरेंट नवोदय में सेलेक्ट हुए हैं। मेरे अपने स्कूल से बच्चियां जो है पाइन ग्रोव और लॉरेंस स्कूल में सेलेक्ट हुई हैं, और ऑनलाइन क्लासेस की तो हैं वहाँ पे बच्चे और भी। तो ये ऐसी कुछ चीजें थी, और देखा जाता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बाकी जो एक टीचर फ्रेटर्निटी है उसका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो इन चीजों को काउंट किया जाता है। अब जैसे मैं बात करूं तो हमारे साथ एक महाराष्ट्र से एक अध्यापक थे, तो उनके एरिया में ये दिक्कत थी कि बच्चियां जो है जैसे ही वो 7th 8th में आती थी वो स्कूल छोड़ देती थी। तो उन्होंने रिसर्च की कि क्या कारण है उसका। तो उन अध्यापक ने जो है पाया कि वहाँ पे जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो बच्चियों के लिए एक बड़ी समस्या थी कि वो कहाँ से लें, और जो है परिवार में भी ऐसा ओपन माहौल नहीं था कि जो है उनको वो प्रोवाइड किए जाते। तो उन अध्यापक ने क्या किया कि अपने ही खर्चे से एक सैनिटरी पैड्स की जो मशीन है वो इस्टेब्लिश की। अच्छा। तो वो पिछले 5 सालों में लगभग 1 लाख से अधिक सैनिटरी पैड्स जो हैं स्कूल में बच्चियों को बांट चुके थे, जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिससे क्या हुआ कि उस स्कूल की एनरोलमेंट भी हुई और सभी बच्चियां जो है +2 की एजुकेशन उस पिछड़े क्षेत्र में प्राप्त कर पाई। तो इस तरह के जो नवाचार हैं जो अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जो है चुनने के लिए, मतलब अलग अलग उसका एरिया अलग हो सकता है, आपके एरिया की क्या समस्या है, क्षेत्र की क्या समस्या है, उसको सुलझाने के लिए और शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आपने क्या कार्य किया, ये महत्व रखता है। नवाचार की आपने बात की, प्राथमिक स्तर की शिक्षा को बड़ी करीबी से महसूस करते हैं और उसमें रहते हैं आप। आज के सिनेरियो में हम देखें तो हिमाचल प्रदेश का प्राथमिक शिक्षा का स्तर कहाँ मानते हैं आप? आज के समय में प्राथमिक शिक्षा का स्तर बेहतरीन है, पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। इस वर्ष की जो है असर की रिपोर्ट है और नैस का सर्वे है, उसके अंतर्गत जो है हिमाचल जो है 21वें स्थान से 5वें स्थान पर आया है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं इसलिए ही आया है, सर्वे को हिमाचल गवर्नमेंट ने नहीं लिया है, विभाग ने नहीं लिया है, एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे एजेंसी ने लिया है। तो
पहले से बेहतरीन है और विभाग इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, चाहे वो एनसीईआरटी की किताबें लागू करना है, चाहे स्कूलों में लाइब्रेरीज की व्यवस्था करना है, आईसीटी इनेबल्ड क्लासरूम बनाना है, ठीक है। और बहुत सारे जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे विभाग के साथ, स्कूलों के साथ काम कर रहे हैं, वो टाइम टू टाइम जो है स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो है इंटरवेंशंस उनके साथ भी हो रही हैं। और देखिए, एक हमारे विभाग ने विद्या समीक्षा केंद्र के अंतर्गत एक स्विफ्ट चैट ऐप शुरू की है, आपने शायद सुना भी होगा, जिसके ऊपर अध्यापकों की अटेंडेंस भी लगती है, बच्चों की अटेंडेंस भी लगती है, ठीक है। तो वो जो है उसमें क्या है कि आपको वीकली जो है आने वाले समय में जो है क्या है कि आपको 3 महीने का एक सिलेबस दिया जाएगा हर एक स्कूल को, हर एक क्लास को, ठीक है। तो आपको जो है वो 3 महीने में उस सिलेबस के अंतर्गत एवरी फ्राइडे जो है एक क्विज भी आएगा, ठीक है, जो उसी सिलेबस से रिलेटेड होगा, वो बच्चों से पूछा जाएगा और उससे क्या है कि बच्चों को एक डायरेक्ट इवैल्यूएशन हो पाएगी जी, ठीक है। तो कि बच्चे ने कितना समझा है, तो उसकी रिपोर्ट विभाग के पास भी होगी, स्कूल के पास भी होगी, अध्यापक के पास भी होगी, तो उसको फीडबैक मिल पाएगी कि मुझे अब उसमें कितना करना है, ठीक है। तो इस तरह की इंटरवेंशंस हैं जो शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए की जा रही हैं। हालांकि जमीनी स्तर पे कुछ ऐसी बातें भी हैं, जैसे हमारे हिमाचल में लगभग 3000 से अधिक ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पे एक अध्यापक है, ठीक है। तो वहां पे जब 5 कक्षाओं को और साथ में प्री प्राइमरी की कक्षाएं भी हैं, उन सभी को इकट्ठा लेकर चलना है, तो जो अध्यापक की कमी है वो तो अध्यापक ही पूरी कर सकता है, ठीक है। उसको हम टेक्नोलॉजी या किसी और से चीजों से हम सप्लीमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वहां अगर ये दिक्कतें अगर दूर हो जाए, इसके साथ ही हमारे डिपार्टमेंट ने जो है, हमारी सरकार ने इस साल जो है 100 स्कूलों को सीबीएसई करने का जो निर्णय लिया है, उसमें भी उसमें जो है शिक्षा व्यवस्था को बेहतरी के लिए और स्पेशल स्कूल और स्पेशल टीचर्स जो एक पर्टिकुलर परीक्षा को पास करके आएंगे, वो वहां पे रखे जाएंगे। तो ये काफी स्वागत योग्य कदम है जो हमें एक अच्छे भविष्य का जो है दिखाता है कि नहीं, अच्छा होने वाला है। पिछले पॉडकास्ट में शिक्षा विभाग से ही हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर सर जुड़े थे, उनसे भी मेरा यही सवाल था कि 100 स्कूलों को सरकार फिलहाल सीबीएसई में मर्ज करने जा रही है, जोड़ने जा रही है, तो इससे आपने बताया कि स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, कुछ और नया यूनिक उन्हें सीखने को मिलेगा, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स की वो तैयारी कर सकेंगे। लेकिन एचपी बोर्ड पर भी सवालिया निशान है, थोड़ा इसके बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, एचपी बोर्ड पर सवालिया निशान आप अगर देख पा रहे होंगे, पिछले लगभग 5 सालों से हम जो किताबें हमारे स्कूलों में हैं वो एनसीईआरटी बना रहा है, ठीक है। एचपी बोर्ड का काम जो है वो क्या है, एग्जाम कंडक्ट करना है, ठीक है। हालांकि हमें चाहिए ये कि हम एनसीईआरटी की बुक्स के साथ साथ कुछ अपने हिमाचल को बच्चे जाने और हमारे क्षेत्र विशेष से संबंधित जो है बच्चों का ज्ञान बढ़े, उसके लिए हमें एचपी बोर्ड से भी कुछ बुक्स जो है इस तरह की बनाई जानी चाहिए, है ना। तो और नई शिक्षा नीति भी बात करती है कि एक देश एक बोर्ड होना चाहिए, एक इवैल्यूएशन होनी चाहिए, ठीक है जी। तो एचपी बोर्ड अपना कार्य कर रहा है, लेकिन जब हम बुक्स एनसीईआरटी से ले रहे हैं और सीबीएसई भी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ा रहा है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एचपी बोर्ड को दरकिनार किया जा रहा है या जो है उसे निमन आंका जा रहा है जी। और जहां तक मैं अपनी बात करूं तो मैं एक अध्यापक हूं, ये विभागीय फैसले हैं, सरकारों के फैसले हैं, ठीक है। तो जो भी किया जा रहा है वो अच्छे के लिए किया जा रहा है, ये भविष्य बताएगा कि उससे हमें पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलते हैं या नेगेटिव मिलते हैं। सर, एनसीईआरटी का भी आपने जिक्र किया, एनसीईआरटी हमेशा प्रैक्टिकल एजुकेशन पर जोर देता है। क्लासरूम में अभी भी बच्चों को बोलकर बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, नो डाउट एक वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हमेशा गुजरना होता है। पहला सवाल तो ये है। दूसरा ये है कि आजकल बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं, एनसीईआरटी के ऐसे कौन से टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई क्यूआर कोड हो, कोई स्कैनर हो, जिससे बच्चों को घर बैठे ही सिलेबस मिल जाए, लेसन मिल जाए। जी देखिए, एनसीईआरटी है, नई शिक्षा नीति है, ज़्यादा फोकस करती है करके सीखने पे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे, लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर फोकस किया जाता है। तो बदलते
परिवेश में जो है अध्यापक भी अपने आप को बदल रहा है, अध्यापकों की समय समय पर ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं कि किस तरह से वो जो सिलेबस है, जो लेसन है, उसको एक्टिविटी के माध्यम से करवा पाए। और आपने कहा कि अभी भी स्कूलों में जो है बोल कर पढ़ाने की ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो देखिए ऐसा है कि अगर हम बात करें तो आज के समय में मैक्सिमम अध्यापक जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेकिन जहां बात है कि बोलकर पढ़ाना, तो आज के समय में अगर हम देखें तो स्कूलों में अध्यापकों के कई सारे पद रिक्त हैं। जी। मैंने प्राइमरी में हम बात करें तो हमारे पास मैक्सिमम स्कूलों में 1 या 2 अध्यापक हैं। ठीक है, तो उन अध्यापकों के पास अगर 3 कक्षाएं हैं तो लर्निंग बाय डूइंग के लिए जितना समय चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वहां अध्यापक को क्या है कि मुझे एक कक्षा में बोलकर पढ़ाना है, मतलब लेसन मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद उसके बारे में कोई एक्टिविटी करवाई जाए, तो बोलकर पढ़ाना कोई गलत नहीं है, क्योंकि अध्यापक का जो निर्णय है, जो प्लानिंग है, वो उसके पास उपलब्ध परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है जी। ठीक है, और आज से पहले का अगर हम देखें, हमारे हजारों वर्षों का इतिहास देखें, तो स्टार्टिंग में बोलकर ही पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, हमारे जो पहले के लोग थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने वेदों को कंठस्थ किया, गीता को कंठस्थ किया, तो वो आज हमारे पास पहुंचे हैं। फिर उसके बाद जब लिपि का आविष्कार हुआ तो हमारी वो काबिलियत जाती रही कि हम बोलकर हमें याद रहता था जी। ठीक है, तो अब समय बदल रहा है, चुनौतियां नई हैं, तो साथ में अध्यापक भी बदल रहा है, बच्चे भी बदल रहे हैं, और इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और डेफिनेटली जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मोस्टली जो शिक्षा पद्धति है एटलीस्ट फॉर एलिमेंट्री स्टेज, वो क्या है, लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर ही फोकस्ड है, हो भी रहा है और आगे भी होगा। सर, RTE 2009 अधिनियम की हम बात करें तो इसमें 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाती है। हालांकि क्लासरूम में ग्रामीण स्कूल के जो स्कूल हैं वहाँ पे बच्चों को तो चैलेंज है ही, कहीं ना कहीं टीचर्स को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ग्राउंड रियलिटी कितनी इसमें सच्चाई वाली है, क्योंकि आप प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाते हैं, आपसे ये सवाल बनता है। देखिए, RTE जो एक्ट है, इसका हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पे बहुत व्यापक प्रभाव रहा है। और अब से पहले क्या होता था कि बच्चा स्कूल को जाता था, लेकिन RTE एक्ट आने के बाद क्या हुआ, स्कूल बच्चे तक गए जी। ठीक है, उद्देश्य था कि 100% नामांकन करना, और जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनका एलिमेंट्री एजुकेशन 8वीं क्लास तक की शिक्षा उनको उपलब्ध करवाना जी। तो इससे नामांकन डेफिनेटली बढ़ा है। हिमाचल की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि 99% से ज्यादा का नामांकन जो है हम कर पाए हैं। और जो इंडिया की बात है उसमें भी अगर हम पूरे भारत को देखें तो 95% से अधिक का जो नामांकन है हम कर पाए हैं जी। लेकिन अब इसके साथ चैलेंजेस जो हैं वो क्या है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जैसे घुमंतु लोग हैं, जो बच्चों की शिक्षा के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब गत वर्ष की बात करूं तो हमारे स्कूल में 11 बच्चों का एडमिशन हुआ जो ड्रॉप आउट्स थे, अभी तक किसी स्कूल में नहीं। माइग्रेंट्स के बच्चे होंगे। हाँ, माइग्रेंट्स के बच्चे थे जी। तो हुआ क्या कि अब वो बच्चे हैं, उनकी आयु के अनुसार उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, कोई बच्चा 10 साल का है तो उसको 4th क्लास में भेजा जाएगा, 11 का है तो उसको 5th में लाया जाएगा, और वो इसी तरह से, मतलब 6 से 11 साल के ही बच्चे थे। तो जो बच्चे 1st 2nd में आ रहे थे वो तो अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे थे, लेकिन जो बच्चा डायरेक्ट 4th क्लास में आ रहा है, 5th क्लास में आ रहा है, तो उसको कोप अप करने में स्पेशल जो है उसके लिए अध्यापक को ब्रिज कोर्स तैयार करना पड़ता है जी। ठीक है, कुछ समय उसे 1st क्लास का पढ़ाया जाएगा, सिलेबस बैठेगा वो 4th क्लास में ही या 5th क्लास में ही, फिर 2nd के लेवल का, फिर 3rd के, तो उसके लिए अलग से प्लानिंग करनी पड़ती है। तो टीचर के लिए तो ये चैलेंज रहता है जी। और जहां बात है कि जब देश का लक्ष्य है कि हमें 100% नामांकन है और बच्चों की शिक्षा को पूरा करवाना है, तो डेफिनेटली विभाग भी काम करता है, अध्यापक भी काम करता है, क्योंकि वो उसका काम है। और हमने भी किया, तो उन बच्चों ने जो है 3-4 महीने जो है उसमें वो काफ़ी दिक्कतें भी आई, लेकिन धीरे धीरे वो एटलीस्ट जो बेसिक एजुकेशन है, जो बेसिक नीड है, उसको पूरा कर पा रहे हैं। और अगले वर्ष भी अगर वो बच्चे उसी तरह से स्कूल में रहते हैं तो मैं मानता हूं कि वो बाकी बच्चों के साथ कंपीट भी करेंगे। अभी कौन से स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं आप अपनी? राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला शमरोड।
क्या कितनी स्ट्रेंथ है बच्चों की? 104। 104 है। जी। तो वहाँ पे क्या कुछ नया सिखा रहे हैं अब बच्चों को? थोड़ा किताबों के साथ साथ और क्या कुछ नया यूनिक बच्चों को सिखा रहे हैं ताकि उनकी जो पढ़ाई है इंटरेस्टिंग बनाया जाए? तो इस मुहिम के अंतर्गत हमने लास्ट ईयर जो है एक सरकार का विद्यांजलि पोर्टल है उसके माध्यम से जो है अपनी पाठशाला में एक 10 कंप्यूटरों की एक कंप्यूटर लैब जो है आईसीटी लैब जो है वो इस्टेब्लिश की है, जो प्रॉपरली इंटरनेट से कनेक्टेड है। बच्चों के लिए उनकी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो हर एक कंप्यूटर पे हैं, और जो उसके लिए स्पेशल जो है एक्सरसाइजेज हैं वो भी हैं जी। और बच्चे जो हैं बेसिक्स बच्चों ने, मैं आपको क्योंकि 1 साल हो गया है तो मुझे उसके रिजल्ट्स भी बताने हैं आपको। जी, जी। तो बच्चे जो है आज के समय में फर्स्ट क्लास का बच्चा भी मेरी अनुपस्थिति में कंप्यूटर ऑन कर लेता है। क्या बात है। अपना पेंट, वर्ड, जो ऐसी बेसिक चीजें हैं उनको यूज कर लेता है। और 5th क्लास के जो हमारे पास बच्चे हैं वो जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, इस तरह के, और हमने उनके लिए एक जो है टाइपिंग टेस्ट, एक टाइपिंग ऐप आती है तो उसके लिए उसको भी जैसे उनको इंट्रोड्यूस किया, तो हमने टाइपिंग टेस्ट, मतलब एक प्रॉपर टेस्ट की, भैया कौन फर्स्ट आएगा टाइपिंग टेस्ट में, उस तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की। तो बच्चों ने बहुत अच्छा उसके जो है, हम टेस्ट अगर ले रहे हैं, हम एप्लीकेशन का टेस्ट ले रहे हैं, हम एसे का टेस्ट ले रहे हैं, तो हम कंप्यूटर पे ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, टेस्ट भी हो रहा है और बच्चा जो है पारंगत हो रहा है, प्रैक्टिकल हाँ, और उसको जो है कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है आईसीटी से और कंप्यूटर युग से जुड़ने का। ठीक है, और देखिए आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली वो होता है ना कि वो आपकी जो मिस्टेक्स है उनको रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो बच्चों की स्पेलिंग्स में भी महारत हासिल हो रही है। नहीं, हाँ, बहुत बढ़िया सर। प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चों का शिक्षा का बेस सही नहीं है, सही एजुकेशन उनको नहीं मिल रही है, तो आगे चल के बच्चों को किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं? देखिए, प्राथमिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा है। ठीक है, अगर बुनियादी शिक्षा में कमी रहती है तो डेफिनेटली जो आप ऊपर की बिल्डिंग बनाएंगे उसमें भी दिक्कतें आएंगी। तो डेफिनेटली हमारी सरकार जो है इसीलिए सारे स्कूलों में जो है हिमाचल के जो है प्राथमिक विद्यालयों के साथ पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्री प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया, क्योंकि ऐसा है कि बहुत सारी रिसर्चेस भी ये मानती हैं कि अगर हम 5 से 8 साल की जो बच्चे की लर्निंग एनवायरनमेंट उसके लिए एक बेहतर क्रिएट कर पाएं, तो वो जो आगे की लर्निंग है वो बहुत स्मूथ हो जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पूरी प्री प्राइमरी से प्राइमरी की बात करें तो डेफिनेटली हमें इसके ऊपर हम जितना फोकस करते हैं और बच्चे का चीज़ों को सीखने की जितनी काबिलियत इस स्टेज पे होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जी, तो सर अभी एक रैपिड फायर हम आपके साथ खेलेंगे। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, समझ या अंक? समझ। डर या भरोसा? भरोसा। किताब या एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस। टीचर बोले या बच्चा पूछे? इसका मैं थोड़ा सा मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए। टीचर, बच्चा पूछे और टीचर आंसर दे। जी, ठीक है, और क्योंकि बच्चे जिज्ञासु होते हैं और हमें बच्चों को इतना जिज्ञासु बनाना है कि वो सपने देख सकें, प्रश्न पूछ सकें, और उनकी जो जिज्ञासा को शांत करना जो है वो अध्यापक का दायित्व है। आपका कोई बच्चा आपको याद रखे, कैसे याद रखे? एक टीचर के रूप में या फिर एक अच्छे इंसान के रूप में? देखिए, मैं चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा मुझे याद रखे तो एक ऐसे अध्यापक के रूप में जो अच्छा इंसान था भी और जिसने उसे भी अच्छा इंसान बनाने में सहायता की। सर, एआई का दौर है, एआई टूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये सवाल सबके कॉन्टेक्स्ट में है, बच्चों के अभिभावकों के लिए भी है और आप जैसे टीचर्स के लिए भी है, ताकि शिक्षा को और सुचारू किया जाए और आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी कनेक्ट किया जाए। देखिए सर, ऐसा है कि एआई टूल्स आजकल हमारे पास बहुत सारे उपलब्ध हैं और बहुत सारे जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनकी जो है आपको फ्री मेंबरशिप भी दी जा रही है। तो और आपके तो व्हाट्सएप पे भी आजकल मेटा एआई जो है वो साथ में फीचर दी जा रही है। ठीक है, अब बात है कि हम इनको किस तरह से यूज करेंगे। तो देखिए, आप बच्चे का सिलेबस डालिए कि आई वांट एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 6th सब्जेक्ट EVS, प्लीज प्रिपेयर अ टेस्ट फॉर दिस लेसन। ठीक है, तो
चाहे आप अभिभावक हैं, चाहे आप अध्यापक हैं, तो हमें उतनी मेहनत करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, आपके पास एक रेडीमेड जो है वो टेस्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, आप चाहते हैं कि विद आपको एमसीक्यू फॉर्म में चाहिए तो एमसीक्यू में मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि वो क्वेश्चन फॉर्मेट में हो तो उस तरह से मिल जाएगा। तो अध्यापक और अभिभावक जो है इसको दोनों यूज कर सकते हैं। बाकी बच्चे तो सीख रहे हैं, बच्चों को आता है, और बच्चे किस तरह से यूज करें, तो मुझे लगता है अगर हम बच्चों को अप्रोच करें कि यार मुझे कुछ ऐसा करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, तो बच्चे हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूक हैं, तो उन्हें भी एक कॉन्फिडेंस होगा और वो भी ये सीख पाएंगे कि किस तरह से हम इस टेक्नोलॉजी का प्रोडक्टिव यूज कर सकते हैं। आप एआई का यूज करते हैं जब बच्चों को आप क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं? बिल्कुल, मेरे पास एक आईसीटी प्रॉपरली इंटरनेट से कनेक्टेड क्लासरूम है जो विभाग द्वारा ही बनाया गया है। तो मैं तो क्लासरूम में भी यूज कर लेता हूं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं किसी लेसन का मैंने बच्चों को तो टेस्ट दे दिया, लेकिन वहां पे हमारे पास एक्सरसाइजेज में लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बच्चों के सामने जो है वहां चैट जीपीटी पे एक प्रॉम्प्ट डाला, तो बच्चे प्रॉम्प्ट किस तरह से करना है या वो उसको अपने घर में किस तरह से यूज करेंगे तो वो सीखते हैं, और सामने टेस्ट बन के आ जाता है। तो बच्चों के सामने मैं डेफिनेटली उनको बता देता हूँ कि मैंने नहीं बनाया है, ये इस तरह से बना है। तो वो डेफिनेटली सेल्फ इवेल्युएशन के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। और जो है क्वेश्चंस एकदम से बन के जब 20 क्वेश्चंस आपके सामने प्रॉपर एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाते हैं या वन वर्ड आंसर के फॉर्म में आ जाते हैं, वो जैसा आप प्रॉम्प्ट करेंगे वैसा आपको आंसर मिलेगा। तो डेफिनेटली कि जो अध्यापक की मेहनत है वो भी बचती है। ठीक है, तो अगर हमें बेहतरीन, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि शिक्षण व्यवस्था बेहतरीन हो, बच्चे को समझ ज्यादा आए। ठीक है, तो उसके लिए जो भी साधन हमारे पास उपलब्ध हैं हम उनको यूज करते हैं। अब YouTube की बात है तो मैंने बच्चे को लेसन पढ़ाया या मैं किसी काम में व्यस्त हूं तो मैं तो अक्सर यूज करता हूं कि हमारे YouTube पे बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने अपने लेसन्स को रिकॉर्ड किया है, तो आप एक बार उनसे देख लीजिए, उसके बाद मैं समझा देता हूं, मैं पढ़ा देता हूं, तो बच्चे जो हैं उससे बेहतर सीखते हैं। टेक्नोलॉजी का होना बहुत अच्छी बात है। एआई की हम बात करें तो बड़े सारे सवालिया निशान भी है कि एआई क्या सही है आज के सिनेरियो में, क्योंकि जब एआई पे पूरा हम निर्भर हो जाते हैं तो हमारी जो माइंड प्रैक्टिस है वो कम हो जाती है। क्या मानते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, सही या गलत की बात है तो आपके यूज के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आप अगर उसका प्रोडक्टिव यूज कर रहे हैं तो सही है। अगर आप अपने सोचने का काम जो है उसके ऊपर डाल रहे हैं, या अभी हम एक प्राइमरी फेज में हैं एआई के, जैसा कि बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट कहते हैं जी, तो डेफिनेटली अगर हम यूज करना अच्छा सिखाते हैं बच्चों को, अपने आप को, अपने साथियों को, तो वो डेफिनेटली हमें अच्छे रिजल्ट्स देगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे कुछ गलत देगा, जब तक मैं वहां से कुछ गलत लेना नहीं चाहूंगा मुझे मिलेगा नहीं। ठीक है, और यही बातें आज से 30 साल पहले कंप्यूटर्स के बारे में की जा रही थी कि कंप्यूटर्स आ जाएंगे तो पूरी दुनिया बेरोजगार हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है हुआ। ठीक है, कंप्यूटर आने से रोजगार बढ़े हैं, हमारी लाइफ बेहतर हुई है। तो एआई को अगर हम आत्मसात सही ढंग से करेंगे तो डेफिनेटली वो हमारे लिए फायदेमंद ही होगी। और रही बात कि बदलते समय में जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ तो अगर हमें चलना है तो हमें सीखना पड़ेगा। तो सर, आज बहुत सी बातें आपने बताई नवाचार के बारे में, एआई टूल्स के बारे में, किस तरह से शिक्षा को डिजिटल किया जा सकता है, बहुत सी बातें आपने बताई। अंत में क्या कुछ मैसेज आपका रहेगा, स्पेशली जो हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आपका ये खास पॉडकास्ट देख रहे हैं, क्या कुछ आप उन्हें कहेंगे, स्पेशली उनके अभिभावकों के लिए क्या आप कहेंगे बच्चों के? देखिए, आपने जैसा कहा कि, और मेरा जो है आज के बच्चों अभिभावकों के लिए एक ही मैसेज रहेगा कि आज का बच्चा जो है वो टेक्निकल युग में पैदा हुआ है। टेक्नोलॉजी से उसे हम दूर नहीं कर सकते हैं। हम ये सोचें कि हम उसे फोन नहीं देंगे, हम उसे जो है नई डेवलपमेंट्स के बारे में नहीं बताएंगे, हमें ये देना पड़ेगा। लेकिन अब अभिभावक या अध्यापक के रूप में मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं उस चीज को जो है कंट्रोल करूं, उस चीज को लिमिट करूं कि मेरा बच्चा कितना टाइम ये देखेगा। हर एक चीज का टाइम टेबल हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब एक टाइम टेबल बन जाता है तो उसको पता है कि मुझे आधा घंटा अगर गेम खेलनी है तो उसके लिए भी मैं टाइम दूं, क्योंकि बच्चा है, बच्चा स्कूल जा रहा है, उसका साथी खेल रहा है जी। ठीक है, अगर मैं अपने बच्चे को रोकता हूं
कि बेटा आप नहीं खेलोगे, तो वो वहां पीयर प्रेशर में आ जाएगा। ठीक है, क्लास में उसे जो है हीन भावना का शिकार होना पड़ेगा। तो हमें यह देखना है कि बच्चा टेक्नोलॉजी को यूज भी करे, क्योंकि उसका जो आने वाला समय है वो टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर करता है। आज के समय में हमारी लाइफ टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर हो गई है। ठीक है, बहुत सारे टूल्स हैं। अभी तो हम बात कर रहे हैं चाइना और अमेरिका जैसी कंट्रीज की, जहां गाड़ियां जो है सेल्फ ड्राइविंग मोड पे चल रही हैं। ठीक है, तो सारा एआई का ही खेल है या टेक्नोलॉजी का खेल है। तो आने वाले समय में इंडिया में भी तो ऐसा ही होगा। बिल्कुल। ठीक है, और हमारी जो है सारी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही हैं। 80% काम ऑटोमेशन पे हो रहा है। मैं कुछ टाइम पहले पढ़ रहा था कि अमेजोन ने अपने 20,000 कर्मचारियों को निकाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही। जो पैकेजिंग और बाकी काम करते थे, अब वो सारा काम जो है ऑटोमेटिक हो रहा है रोबोटिक्स के थ्रू। ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो अगर बच्चे को एक अच्छा भविष्य बनाना है तो इन सभी चीजों को सीखना भी पड़ेगा। इनसे दूर रखने का हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है और वो समाधान भी नहीं है जी। तो बच्चा टेक्नोलॉजी से भी जुड़े, लेकिन और एक टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग कर पाए, उसके लिए हमें अध्यापक के रूप में और अभिभावक के रूप में जागरूक होना पड़ेगा। जी, बहुत सारी जानकारी सर आज आपने दी और बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। इसी तरह की और अन्य पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे इस खास पॉडकास्ट चैनल आपका पॉडकास्ट में। आप सबसे बस यही गुजारिश है हमारी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और हाँ, किसी और अन्य विषय पर आप बातचीत करना चाहते हैं, आपको लगता है कि उस विषय पर बात होनी चाहिए, तब भी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए। गेस्ट लाना हमारी जिम्मेवारी है। और हाँ, अगर आप भी इस पॉडकास्ट स्टूडियो में आना चाहते हैं तो आप सबका वेलकम है। नमस्कार।